स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति के पाठ 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह इस पाठ का आखिरी वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। लेखक भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है कि आज जो ये विज्ञान है इसने मनुष्य के हाथ में एक आश्चर्य, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य तथा अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसी शक्ति प्रदान कर रहा है। अर्थात ये जो वर्तमान समय का विज्ञान है, इन्होंने हमारे हाथ में एक आश्चर्य जिसकी तुलना न की जा सके ऐसी हमें शक्ति दे दिया है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह यानी व्यक्ति और समूह अपने उत्कर्ष अर्थात उन्नति के लिए करता है तथा दूसरा व्यक्ति और समूह इसके गिराने में होता ही रहेगा। यानी एक व्यक्ति और समूह अपने उन्नति एवं विकास के लिए इसका उपयोग करता है तथा दूसरा व्यक्ति और समूह किसी व्यक्ति को नष्ट करने में, किसी वस्तु को नष्ट करने में इसका प्रयोग करता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना ही होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे, भोग विलास को, वासना को दबाए रखे। लेखक कह रहा कि ऐसा न हो कि जो विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की शक्तियां दी है, इन शक्तियों का प्रयोग हम किसी व्यर्थ के कार्यों में करें। इसलिए इस भावना को हमें बनाए रखने के लिए ऐसे साधनों को हमारे हाथों में रखना होगा, हमारे पास रखना होगा, जैसे अहिंसा, हिंसा न करना, त्याग कर देना, भावना, ये विचार। हमें किसी वस्तु के प्रति अहिंसा न करना, त्याग की भावना रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे तथा भोग वासना को दबाए रखे। और हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, जो लालच है, वो हम अपने में सीमित रखें, उसको बाहर न आने दें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। लेखक बता रहे हैं नैतिक माने नीति के, अंकुश माने नियंत्रण किए बिना, यानी जो हमारी नैतिकता है यदि हम उस पर उसे नियंत्रित नहीं करें तो जो ये शक्ति हमें प्रदान की है यह मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं होती है। यह नैतिक अंकुश, यह चेतना या भावना ही दे सकती है। लेखक बता रहा है कि वह नैतिकता जिस पर नियंत्रण किया जा सके, यह हमें चेतना या भावना प्रदान कर सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। लेखक कह रहे यह नैतिकता ही हमारे शक्ति को, जो हमारा सामर्थ्य है, इसको परिमित का मतलब सम्मिलित कर सकती है, एक सीमित कर सकती है और इसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। वर्तमान युग में भारतीय साहित्य के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर एवं आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। लेखक कह रहा है कि जो वर्तमान समय है, जो यह युग चल रहा है, इस युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यानी संबंध, यानी जो भारतीय संस्कृति का प्रेम रूपी समन्वय है, जो जिसके कारण भारत में प्रत्येक जाति के लोग एक रूपता में बंधे हुए हैं, एकता में बंधे हुए हैं। इस प्रश्न के अतिरिक्त यह बात विचार की जाती है, सोची जाती है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदरता और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद, यानी जो भारत के प्रत्येक प्रदेश की जो भाषा है उसकी सुंदरता और उसकी जो खुशियों का जो स्वाद है, ये अन्य प्रदेश के लोग किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं, उसके अर्थों को किस प्रकार समझकर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में 2 बातें विचारणीय है। लेखक कह रहे हैं कि इस विषय में कि एक प्रदेश की भाषा को दूसरे प्रदेश या अन्य प्रदेश के लोग कैसे आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय में मैं यह 2 बातें विचारणीय है, विचार करने योग्य है। मैं इन 2 बातों को प्राथमिकता देता हूँ
क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि मुझे लेखक कह रहा कि क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्था उस भाषा की कृतियों संघलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन किया जाए। लेखक एक विचार दे रहा है, क्या इस संबंध में यानी एक प्रदेश की भाषा को दूसरे प्रदेश के लोग यदि अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकें, इसके विषय में क्या यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्था, यदि हिंदी भाषा है तो उसके साहित्य की एक संस्था की स्थापना की जाए और उस भाषा की जो रचनाएं हैं उसको जो संघ है लिपि माने लिखने का तरीका है अर्थात देवनागरी में छपवाने किया जाए। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह प्रत्येक भाषा, जैसे संस्कृत भाषा है तो ब्राह्मी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह जो भाषा है उसके साहित्य के निर्माण के लिए एक संस्था की स्थापना की जाए और उसके लिपि में छपवाना किया, लिपि में छपवाने का कार्य किया जाना चाहिए, जिससे पाठकों को पढ़ने में आसानी होगी। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक कि उत्तर भाषाओं का संबंध है, यदि वे इस सब कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे। अब लेखक आगे समझा रहे हैं, मुझे यह विश्वास है कि कम से कम उत्तर भाषाओं का संबंध उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में कि यहाँ की जो भाषा है, इन राज्यों का जो संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को, अपनी रचनाओं को देवनागरी भाषा में छपवाने लगे तो इस भाषा का जो स्वाद है, इस भाषा का जो अर्थ है, उत्तर भारत के सभी लोग आसानी से इसे ग्रहण कर सकेंगे, समझ सकेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में इतना साम्य है, मतलब अच्छाई है, इतना सरलता है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को अपने स्वल्प माने स्वयं परिश्रम से समझ जाएगा। यानी इतनी अच्छाई, इतनी सरलता है कि यदि एक भाषा का यदि कोई अच्छा ज्ञाता, अच्छी जानकारी, जिसके पास वो ज्ञाता माने होता है जानकार, अर्थात एक भाषा का कोई अच्छा ज्ञाता है, जानकार है, तो दूसरी भाषाओं की रचनाओं को अपने स्वयं परिश्रम से उसे समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। लेखक करा इस विषय में दूसरी बात मैं यह सोचता हूँ कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो भाषाओं के आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हो। जैसे हिंदी भाषा है तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार्य करती हो, चाहे अनेक प्रकार की भाषाएं हों, जैसे तेलुगु हो तो उसे हिंदी में अनुवाद करने का आरंभ करे। ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो अनेक भाषाओं को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सके, जिससे लोगों को दूसरी भाषा समझने में आसानी मिले। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। लेखक कह रहा यदि ऐसा हो गया कि इस भारत देश में एक ऐसी संस्था की स्थापना हो गई जो सभी भाषाओं को अनुवाद करने में आसानी करती हो, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने में सहायता प्रदान करती हो, तब इस बारे में बड़ी आसानी होगी, बड़ा अच्छा होगा। संगम माने होता है समूह, यानी जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर अनेक भाषाओं का अनुवाद किया जाता हो। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होती है। यानी ऐसा हो गया तो हमारे भारत देश में अब बड़ा अच्छा कार्य होगा, बड़ी आसानी होगी। साथ ही यह संगम साहित्यों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। लेखक कह रहा है इसके साथ कुछ ऐसा कार्य भी होगा, जैसे यह संगम जहाँ पर यह स्थापना हो जाए, यह साहित्य को, कोई भी साहित्य हो, उसके विकास के प्रोत्साहन में, उसे आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण, यानी एक अच्छे साहित्य को निर्धारित करने में और उस सृजन अर्थात विकास करने में अच्छा कार्य कर सकेगा।
भारतीय संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। लेखक कह रहा है जो साहित्य है, किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है वो संस्कृति का एक बनाया हुआ रूप होता है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। यानी अब साहित्य का जो दूसरा रूप होता है वो गान यानी गाने में, नृत्य माने नाचने, वास्तुकला यानी वस्तुओं की कला तथा मूर्तिकला, मूर्ति बनाने में, चित्रकला, चित्रों की कला बनाने इत्यादि में देखे जाते हैं। यानी जो इसका भारतीय साहित्य का जो दूसरा रूप है यह गाना गाने, नृत्य करने, चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्तिकला इत्यादि रूप में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। यानी जो भारत की एकता है, अनेकता में एकता की भावना जो है वह इन कलाओं के माध्यम में देखी जाती है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बर रुए जमीन हस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी लेखक बता रहा है इस बातों पर, इन विषयों पर हमें प्रतिज्ञा के रूप में, एक दृढ़ संकल्प के रूप में ध्यान देना और विचार करना है कि इसी भवन को, जो संस्कृति का भवन है, इस भवन को शाहजहां ने निर्माण करने के बाद यानी बनवा देने के बाद उसे खुदवा दिया था, गिरवा दिया था। और उन्होंने गर्व के साथ जब उस भवन को गिरवाते कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। गर फिरदौस माने गए, फिरदौस माने स्वर्ग, बर माने श्रेष्ठ, रुए मिस हुए, जमीन अस्त माने धरती, हमी अस्त माने यहाँ ही है, हमी अस्त माने यहाँ ही है। यानी लेखक बता रहे हैं कि गर फिरदौस बर रुए जमीन, यदि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त, यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यानी जो अगर आप भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। लेखक कह रहा है कि ये पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का जो सिलसिला है, यथार्थ पृथ्वी स्वर्ग तभी बनेगी जब प्रत्येक व्यक्ति के बीच अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, सेवा करने के भाव सारे भूमंडल, सारे पृथ्वी पर एक मनुष्य अपने जीवन का एक मुख्य आधार समझ ले और मुख्य प्रेरक शक्ति का कार्य करता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका यही लेसन ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न का उत्तर की वीडियो बनाएंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।